हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे NTA नीट बेस्ड टेस्ट नंबर 75 केमिस्ट्री पेपर। आज है 2 अगस्त। आज का पेपर मुझे रिलेटिवली इजी लगा। चलिए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं किस तरह का टेस्ट पेपर था और कितना स्कोर अच्छा माना जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग log k अगेंस्ट 1/t रिप्रेजेंट्स विच टर्म। तो ये तो सीधे सीधे आर्हीनियस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ln k इक्वल्स ln a माइनस EA बाय RT, और ln को अगर log में बदलें तो आप जानते हैं 2.303 का फैक्टर आता है। वो 2.303 का फैक्टर जो log के फ्रंट में लगेगा उसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दूं तो वो डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन विजुअलाइज करने की कोशिश करें, log k वर्सेस 1/t स्ट्रेट लाइन है क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में फिट हो रही है, और यहाँ पर जो स्लोप दिखाई दे रहा है वो है -EA अपॉन 2.303 r, जो कि अपन थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर C। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, आप जानते होंगे। इसमें ग्लूकोज को पायरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो फैक्ट गलत लिखा हुआ है यहाँ पर वो ये है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल पर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये वाली बात गलत है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस। तो ये फैक्ट यहाँ पर रॉन्ग है, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमको आइडेंटिफाई करना था, तो इसका आंसर होगा B। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, कौन सी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जब हम लाइक चार्जेस को पास लाते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब लाइक चार्जेस दूर जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि सिस्टम स्टेबलाइज होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से सेपरेट करें या प्रोटॉन को प्रोटॉन से सेपरेट करें, एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, सिस्टम की एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होता है, और न्यूक्लियस से बाउंड इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको मिनिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करानी होगी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर D। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, इस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस NH3 और C6H6 में एग्जिस्ट करते हैं। तो NH3 तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल्स में लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। बेंजीन नॉन पोलर है। ठीक है, तो क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है तो यहाँ पर डायपोल डायपोल फोर्सेस अराइज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि डायपोल डायपोल फोर्सेस दो पोलर मॉलिक्यूल्स में आ सकते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस हर तरह के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। एट द सेम टाइम अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो यहाँ पर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी अराइज होंगे। एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस करता है। ठीक है ना, सो NH3 विल इंड्यूस डायपोल्स इन बेंजीन एंड अट्रैक्शंस वुड इमर्ज। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा C। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन रिएक्शन बैलेंसिंग पर बेस्ड है। तो ये रिएक्शन आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करनी पड़ेगी। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप फाइनली देखेंगे कि आयरन का कोफिशिएंट 4 आ रहा है। ठीक है, HNO3 का कोफिशिएंट लेफ्ट में 10 आएगा। आप ऑप्शंस देखकर भी थोड़ा थोड़ा हिंट ले सकते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। अगर आप स्मार्टली ऑप्शंस देखें तो आपको कोफिशिएंट्स के बारे में हिंट मिलेगा। ठीक है, NH4NO3 का कोफिशिएंट 1 होगा,
At the same time, we will also have 3 molecules of water to balance the number of hydrogen atoms. इस तरह से ये बैलेंस रिएक्शन होगी और आपसे HNO3, फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के कोफिशिएंट्स का रेशियो पूछा है. तो HNO3, फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के कोफिशिएंट्स का रेशियो है 10:4:1, विच यू कैन ऑब्जर्व इन ऑप्शन बी. राइट, फिफ्थ का आंसर बी है. कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है. तो यहाँ पर अपन को डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में सोचना है. इस रिएक्शन में आप जानते हैं कि पहले प्रोटोनेशन होता है, HX का बॉन्ड ब्रेक होता है, पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है और यूजुअली इसमें कार्बोकेटायन बनता है. अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो डेफिनेटली कार्बोकेटायन बनता है. और फाइनली इसमें RX का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो डिफरेंट HX में जो फ़र्क क्रिएट होगा वो X माइनस की स्टेबिलिटी से क्रिएट होगा. मोर स्टेबल X माइनस या फिर बेटर लीविंग ग्रुप जितना होगा X माइनस, दैट विल इम्प्लाई ग्रेटर रिएक्टिविटी. तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप इन सब में आयोडाइड है और सबसे पुअर लीविंग ग्रुप फ्लोराइड है. आयोडाइड इज़ अ बेटर लीविंग ग्रुप, मोर स्टेबल देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मोर स्टेबल देन क्लोराइड, क्लोराइड मोर स्टेबल देन फ्लोराइड. तो उसी ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी भी होगी. तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ए. कमिंग टू सेवन्थ क्वेश्चन, ऑक्साइड्स. ऑक्साइड कौन सा बनेगा अगर पोटेशियम मेटल को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न किया जाए तो. अगर एयर की सप्लाई कम सप्लाई रहे तब तो K2O भी बन सकता है. थोड़ा ज़्यादा सप्लाई रहे तो पोटेशियम परऑक्साइड बन सकता है. और अगर एक्सेस ऑफ एयर रहे तो फिर KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा. सुपर ऑक्साइड्स कुछ ही एलिमेंट्स के साथ बनते हैं, पोटेशियम, रुबीडियम के साथ सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं. तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए. सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर सी. एट्थ क्वेश्चन, हमको यहाँ पर इस फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं. सबसे पहले तो आप इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो जज करो. आइसोमर्स बनाने के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जज करना बहुत ज़रूरी होता है. आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आएगा ही. उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये जो 2 क्लोरीन है ये एक ही कार्बन पर लगाएं या डिफरेंट कार्बन्स पर. अगर आप एक ही कार्बन पर लगाएंगे तो यहाँ कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा. लेकिन अगर आप ये 2 क्लोरीन एटम्स डिफरेंट कार्बन एटम्स पर लगाएंगे तो यहाँ पर सिस एंड ट्रांस 2 फॉर्म्स बन पाएंगी. तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. इन टोटल 3 आइसोमर्स यहाँ पर बनाना पॉसिबल होगा. इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. सो देयर वुड बी 3 नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स. कमिंग टू 9th क्वेश्चन, कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी. RMS स्पीड हो या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, वो T/m के स्क्वायर रूट पर डिपेंड करती है. चलिए यहाँ पर अपन RMS स्पीड ही कंपेयर कर लेते हैं. VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m. तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके VRMS फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. हमको सिंपली T/m रेशियो ही कंपेयर कर लेने चाहिए. T/m रेशियो, टेम्परेचर बाय मोलर मास रेशियो, जिसके लिए सबसे बड़ा होगा उसी की स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, एवरेज स्पीड या RMS स्पीड. तो हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर जो है केल्विन में सब्सटीट्यूट करना है, ध्यान रहे. तो -73 डिग्री सेल्सियस को अगर अपन केल्विन में सब्सटीट्यूट करें 273 ऐड करके तो वो 200/2 होगा. मोलर मास 2 ग्राम्स पर मोल. मीथेन के लिए टेम्परेचर 300 केल्विन, मोलर मास 16. ठीक है, ये वाला रेशियो सिंप्लीफाई करने पर 75/4 आ रहा है. नाइट्रोजन गैस के लिए
273 अगर ऐड करें तो 1300 डिवाइडेड बाय 28, और ऑक्सीजन के लिए 273 डिवाइडेड बाय 32। हमें लार्जेस्ट रेशियो, हाईएस्ट रेशियो आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमें हाइड्रोजन गैस के केस में मिल रहा है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस विल हैव द हाईएस्ट एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। 10th क्वेश्चन में हमें कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करना है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सबके सब बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस हैं। ठीक है, पर ये फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री बेंजाइलिक है, सेकेंड वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री बेंजाइलिक है, थर्ड वाला कार्बोकेटायन दो तरफ से बेंजीन रिंग के साथ बेंजाइलिक पोजीशन में है, तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगा। और फोर्थ वाला जो है ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ये तो 3 बेंजीन रिंग्स के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करने के लिए 3 बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है फोर्थ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। ठीक है ना, 2 डिग्री बेंजाइलिक से 1 डिग्री बेंजाइलिक कम स्टेबल है, और अगर दो तरफ से बेंजाइल ग्रुप की पोजीशन बन रही है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, 3 तरफ से बन रही है तो और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सो 4 इज़ मोर स्टेबल देन 3 इज़ मोर स्टेबल देन 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1। दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल वो एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं। बेंजोनाइट्राइल ये कंपाउंड है। ये जो साइनाइड्स होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, वाटर का लॉस होता है, और फिर फर्दर हीट करते हैं, तब जाकर साइनाइड्स बनते हैं। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको अमोनिया मिलेगा, एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिबरेट होंगी। ठीक है, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल्स तो कंज्यूम होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके डिहाइड्रेशन पर लिबरेट होते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो है बेंजोइक एसिड। 11th का आंसर सी। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में कुछ फैक्ट्स वेरीफाई करने हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ये बात सही है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक डोमेन्स के जो मोमेंट्स का डायरेक्शन है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इक्वल नंबर्स में होता है। इसी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट्स म्यूचुअली कैंसिल हो जाते हैं और ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आता है। इसी वजह से सब्सटेंस को एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फेरी मैग्नेटिज्म में भी पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, पर उनका नंबर अनइक्वल होता है। इसी वजह से कुछ नेट मैग्नेटिक कैरेक्टर बचता है। पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ये बात गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक मोमेंट्स का ओरिएंटेशन ज़्यादा रैंडम हो जाता है, और जब वो रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, तो फिर पैरामैग्नेटिज्म, ओवरऑल जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स म्यूचुअली कैंसिल होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, वो है डी। 12th का आंसर डी। कमिंग टू 13th क्वेश्चन, यहाँ पर HI के कॉन्टेक्स्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इट रिड्यूसेस H2SO4 टू SO2। ये बात तो सही है, H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो I- को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में। इट रिड्यूसेस आयोडिक एसिड टू I2। तो HI और HiO3 दोनों मिलकर I2 ही बनाते हैं। ये कौन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें I- का ऑक्सीडेशन हो रहा है और HiO3 का रिडक्शन हो रहा है। इट डज नॉट डिकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये
HI को डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करता है I2 में और खुद कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, एसिडिक मीडियम में। तो MnO4- का जो पर्पल कलर है वो तो गायब होना ही है, क्योंकि Mn2+ आयंस का कोई कलर नहीं है, तो डीकलराइज तो ये करेगा। यही रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमको मार्क करना है। ठीक है, CuSO4 की HI से रिएक्शन पर पहले CuI2 बनता है, जो कि फर्दर डिकम्पोज होकर आयोडीन रिलीज करता है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर जाएगा C। 14th क्वेश्चन में सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दे रखे हैं, उनका फाइनल प्रोडक्ट हमको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले स्टेप में HNO2 से रिएक्शन हो रही है, इसमें कार्बोकेटायन बनेगा और फाइनली अल्कोहल बनेगा। X तो अल्कोहल है। फिर SOCl2 से रिएक्शन कराई तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और एल्काइल क्लोराइड बनेगा, जो कि Y है। फिर NH3 से अमोनिया से रिएक्शन कराई तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा। अगर अमोनिया लिमिटेड अमाउंट में हमने लिया है तो हमको जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट था वो वापस मिल जाएगा। तो Z वही है जिससे हमने स्टार्ट किया था, इथेनामीन। थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। कमिंग टू 15th क्वेश्चन, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है जेनॉन का XeOF4 मॉलिक्यूल में? तो इसके लिए तो आपको इसका लिविस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 2 डबल बॉन्ड में यूज़ हुए और एक सिंगल बॉन्ड में यूज़ हुआ। इसके बाद भी जेनॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो इन टोटल वी विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड जेनॉन न्यूक्लियस। और 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अगर सेंट्रल एटम के अराउंड हैं तो इस तरह के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 भी हो सकता है, पर वो तो कॉम्प्लेक्सेस के केस में होता है। यहाँ पर sp3d2 ही होगा। ठीक है, कमिंग टू 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में अपन को एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है Kp, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तीनों गैसेस, तीनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर्स दे रखे हैं। यहाँ से अपन को रिएक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको रिएक्शन कोशेंट फाइंड करना होगा, जिसका एक्सप्रेशन है PNOBr का स्क्वायर अपॉन PNO का स्क्वायर टाइम्स PBr2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। NOBr का प्रेशर है 0.04, NO का प्रेशर है 0.01 पार्शियल प्रेशर, और Br2 का पार्शियल प्रेशर है 0.1। यहाँ से आप देखेंगे QP की वैल्यू 160 ही आएगी, जो कि KP के बराबर है। अगर QP KP इक्वल है, इसका मतलब कोई नेट रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन क्या अचीव कर चुकी है? इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। देयर इज इक्विलिब्रियम इन द फ्लास्क। कमिंग टू 17th क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन pH वैल्यू 9.2 9.3 का बफर बनाने के लिए सूटेबल है। तो ये pH वैल्यू pKa से डिसाइड होती है। आपको इन सारी वैल्यूज़ का pKa फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का pKa 4.74 आता है। अमोनियम आयन का pKa रफली 9.26 आता है, अगर आप -log Ka फाइंड करें तो। और ऐसे ही NaNO2 के कॉरेस्पॉन्डिंग pKa जो आएगा वो इसका -log लेने पर मतलब 8 - log 4.5, ये 7.35 आएगा। और HNO2 वाले केस में जो pKa वैल्यू आएगी वो 3.35 आएगी। तो जो बफर सोल्यूशन का pH होता है वो pKa वैल्यू के अराउंड ही रहता है। तो आपको देखना है कि 9.2 9.3 के आसपास किसका pKa लाई कर रहा है। वो डेफिनेटली NH3NH4Cl कॉम्बिनेशन का pKa है। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है B। कमिंग टू 18th क्वेश्चन, द
सबसे पहले तो आपको इस कंपाउंड में एटम्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी और वो नंबरिंग नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ़्ट टू राइट की जाएगी। तो यहाँ पर आपको C2C3 बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। C1 है वो sp2 हाइब्रिड है, C2 sp2 हाइब्रिड है, C3 sp3 हाइब्रिड है, C4 sp3 हाइब्रिड है, C5 sp हाइब्रिड है, C6 sp हाइब्रिड है। पर अपन को C2C3 बॉन्ड के बारे में बताना है, वो कौन से एटम्स में बना है। वो sp2 हाइब्रिड कार्बन और sp3 हाइब्रिड कार्बन के बीच में बना है, sp2 sp3। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू 19th क्वेश्चन, विच द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय पेंटाअमीन नाइट्रोक्रोमियम 3 क्लोराइड। पहले तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखें। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्रोमियम, 5 अमोनिया लिगेंड्स, 1 नाइट्रो लिगेंड एंड 3 क्लोराइड आयंस आउटसाइड। अगर अब हम ऑप्शंस पढ़ें, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की यहाँ पर संभावना नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ लिंकेज आइसोमेरिज्म की ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर डिफरेंट एटम्स के थ्रू सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाए तो उसको अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। 19th का आंसर डी। ठीक है। कमिंग टू 20th क्वेश्चन, एल्केन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर से रिएक्शन पर डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है और कहीं भी इसको एक एक्टिव हाइड्रोजन दिखेगा तो वो उसको डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बनेगा RH एल्केन प्लस MgOH-X। एल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर से रिएक्शन पर तो बन ही जाएगा। एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन से रिड्यूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इस मेथड से भी एल्केन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। और इथरियल एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल, एल्काइल हैलाइड अगर अपन ने लिया है सोडियम मेटल के साथ ईथर मीडियम में, तो ये वुड्स रिएक्शन होती है। यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन्स यूजुअली बनवाए जाते हैं। तो तीनों ही मेथड्स एल्केन फॉर्मेशन के मेथड्स हैं, इसीलिए अपन को मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन डी। कमिंग टू 21st क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपको सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज़ दे रखे हैं और आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही फाइंड करना होगा, तो वो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। केयरफुली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, साइन का ध्यान रखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में केयरफुल रहें, तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। जैसे N2O के लिए वैल्यू कौन सी है, N2O के लिए वैल्यू है 81। ठीक है। CO2 के लिए वैल्यू क्या है, -393। NO2 के लिए वैल्यू है 34 और कार्बन मोनोऑक्साइड की कोरिस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन है -110। ये सारी वैल्यूज़ अपन को कंबाइन करके इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी और ऐसा करने पर ये वैल्यू -836 किलो जूल आती है। आप लोग करके देख लेना, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन केयरफुली करना। 21st क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। 22nd क्वेश्चन में कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तो आसान क्वेश्चन होना चाहिए। पहली वाली रिएक्शन में तो डेफिनेटली है, रूबीडियम 0 स्टेट से +1 स्टेट में गया, हाइड्रोजन +1 स्टेट से इधर 0 स्टेट में आया, इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है डेफिनेटली, और रूबीडियम का ऑक्सीडेशन। सेकेंड वाली रिएक्शन उसमें कॉपर +2 स्टेट से +1 स्टेट में गया और आयोडीन -1 स्टेट से 0 स्टेट में गया, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर आयंस का रिडक्शन हुआ। थर्ड वाली रिएक्शन भी सिमिलरली एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉपर का रिडक्शन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इसमें इन्वॉल्व है। फोर्थ वाली रिएक्शन कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसमें किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, साइनाइड की सिचुएशन भी नहीं बदल रही, पोटेशियम आयन का चार्ज भी नहीं बदल रहा, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन डेफिनेटली नहीं है।
कमिंग टू 23rd क्वेश्चन, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर डिसाइड करना है। अब अगर आप देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और क्लोरीन के ये क्लोराइड्स हैं। अब ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। अगर हम इन कंपाउंड्स को आयनिक मान लें तो लिथियम पर +1 चार्ज होगा, बेरिलियम पर +2 चार्ज होगा, बोरॉन पर +3 चार्ज होगा, कार्बन पर +4 चार्ज होगा। तो यहाँ पर बात फजान्स रूल्स से भी डिसाइड की जा सकती है, कैटायंस के पोलराइजिंग पावर से। हम जानते हैं कि कैटायन का साइज़ जितना छोटा होता है और उस पर चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब उसके बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो CCl4 में हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर है। वैसे भी आपको अपनी प्रायर नॉलेज से पता होना चाहिए कि CCl4 तो एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, जबकि LiCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो LiCl में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है और CCl4 में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्लोराइड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ध्यान से ऑप्शंस देखें, डिसाइड करें, आंसर C होगा। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका N3 हो और L3 हो। अब आप ध्यान करिए, N और L कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। L कैन नेवर बी इक्वल टू N बिकॉज N acquires values from 0 to n-1, 0 to n-1 तक ही वैल्यूज़ एक्वायर करता है। तो L और L बराबर, L और N इक्वल हो नहीं सकते, और अगर इक्वल दिए हुए हैं तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनवैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेगा। ठीक है, V2O5 इज़ रेड और ऑरेंज इन कलर। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। V2O5 एम्फोटेरिक है नेचर में। V2O5 इज़ एबल टू रिएक्ट विद NaOH ऑल्सो एंड HCl ऑल्सो। HCl से रिएक्ट करके ये VCl5 बनाता है और NaOH से रिएक्ट करके ये वैंडेट्स फॉर्म करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर C होगा। अगर आपको ये फैक्ट पता नहीं था तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा। 26th क्वेश्चन, 100 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड A 25 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड B के साथ मिक्स किया, नॉन आइडियल सोल्यूशन बना है जो कि नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। अगर नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है तो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो VA + VB से कम होगा, मतलब 125 मिलीलीटर से कम होगा। लेकिन ड्रास्टिकली कम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट वुड बी क्लोज टू 125 मिलीलीटर बट नॉट इक्वल टू 125 मिलीलीटर, नॉट मोर देन 125 मिलीलीटर बट स्लाइटली लेस देन 125 मिलीलीटर। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C। कमिंग टू 27th क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। 1 मिलीलीटर था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको इथेनॉल में डिज़ोल्व किया और एक बहुत स्मॉल ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एल्कली ऐड किया गया इसमें, और फिर एक ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथलीन भी ऐड कर दिया गया। इंडिकेटर का रेड कलर दिखाई दिया। ध्यान रहे, NaOH की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में फिनोल्फथलीन का कलर पिंक होता है। उस पिंक के लिए बेसिकली यहाँ पर रेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फिनोल्फथलीन का बेसिक मीडियम में कलर रेड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और एल्कली जब प्रेजेंट है तो पिंक रेड कलर दिख रहा है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है और एल्कली भी प्रेजेंट है तो रेड कलर दिख रहा है। इसका मतलब एल्कली अभी कंज्यूम नहीं हुआ है। अगर एल्कली कंज्यूम हो जाता, बेसिक मीडियम ना रहता, तो फिर रेड कलर भी ना दिखता। अब इस मिक्सचर को हीट किया गया, कलर डिसअपीयर हो गया कुछ सेकेंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट लाइकली क्या होगा, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, अपन को NaOH कंज्यूम करवाना है। NaOH ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंस में कंज्यूम नहीं हुआ है, लेकिन हीट करने पर कंज्यूम हुआ है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो फिर एल्कली को कंज्यूम कर जाता, और एल्कली को कंज्यूम कर जाता तो रेड कलर शुरू में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब रेड कलर दिख रहा है तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है। मोस्ट लाइकली वो एक एस्टर है, क्योंकि एस्टर्स NaOH से रिएक्ट करते हैं, NaOH को कंज्यूम करते हैं और उसकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और अल्कोहल बनेगा।
तो NaOH जब कंज्यूम हो जाएगा एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स में जब बेस कंज्यूम हो जाएगा तो फिर रेड कलर भी डिसअपियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए। और क्वेश्चन को अच्छे से समझकर ध्यान से करना पड़ेगा। ये एक बेटर क्वेश्चन है अभी तक के क्वेश्चंस में। 28 क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, किस में आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा? तो आयोडोफॉर्म 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स बनाते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स देते हैं अपार्ट फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स, लेकिन यहाँ पर बात एल्कोहल्स की हो रही है। तो फर्स्ट वाला एल्कोहल तो मिथाइल 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंड वाला एल्कोहल भी 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल है अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो, लेकिन थर्ड वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर OH के पास वाले कार्बन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। फोर्थ वाला कंपाउंड जो इथेनॉल है वो भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा क्योंकि कार्बन पर OH जहाँ लगा है उसके बगल वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो मिथाइल अल्कोहल होना ज़रूरी है। हालांकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है लेकिन फिर भी ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि अल्कोहल इस तरह के फॉर्मेट में होना ज़रूरी है टू अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो थर्ड वाला कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। कमिंग टू 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई गई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान रहे गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो भी गैस है। अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो डेल्टा Ng की वैल्यू -1 आ रही है। नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। अब आप जानते हैं डेल्टा H और डेल्टा E के बीच का रिलेशन है डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng/RT। डेल्टा Ng के नेगेटिव होने के कारण ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और जब आप डेल्टा E में एक नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो फिर डेल्टा H की वैल्यू जो मिलेगी वो छोटी होगी डेल्टा E से। डेल्टा E में नेगेटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ना, इस वजह से डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E से छोटी हो जाएगी मैथमेटिकली। इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए। कमिंग टू 30th क्वेश्चन, यहाँ पर एक नेम्ड रिएक्शन का नाम पूछा है। अगर आप इस रिएक्शन से वाकिफ़ हों तो इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये जो स्टार्टिंग सब्सटेंस है इसको अपन थैलीमाइड कहते हैं। थैलीमाइड का एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं और फाइनली हमें प्राइमरी अमीन्स ऑब्टेन होते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन ऑब्टेन करने का तरीका है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। 31st क्वेश्चन, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसके बारे में क्या बात सही होगी? अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो डेल्टा G नेगेटिव होगा और E सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही नहीं, अपन सेल पोटेंशियल के बारे में कमेंट कर पाएंगे। सेल पोटेंशियल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। 32nd क्वेश्चन, किस एक्वा सोल्यूशन का pH 7 से कम होगा? मतलब एसिडिक सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। KNO3 तो एक pH न्यूट्रल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। किससे बनेगा ये? KOH और HNO3 की रिएक्शन से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैं रिस्पेक्टिवली। NaOH तो बेसिक होगा, pH वुड बी मोर देन 7, NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। दिस ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग एज अ फैक्ट। जहाँ तक FeCl3 का सवाल है, इसमें Cl- तो pH न्यूट्रल है, बट Fe3+ फेरिक आयन एसिडिक है। होता ये है कि फेरिक आयन वाटर में जाकर हाइड्रेट फॉर्म करता है, FeH2O6 3+, और ये हाइड्रेट फिर फर्दर प्रोटॉन रिलीज़ करने में कैपेबल होता है। इस तरह से फेरिक आयन एक्वस मीडियम में एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। स्मॉल साइज्ड एंड हाईली चार्ज्ड मेटल आयंस आर एसिडिक इन नेचर। Al3+, Zn2+, Fe3+, ये सारे कैटायंस एसिडिक होते हैं नेचर में, और इसी वजह से आंसर होगा सी। FeCl3 सोल्यूशन का pH
7 से कम आएगा। NaCN तो एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और एक वीक एसिड HCN का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट जब बनेगा तो वो बेसिक होगा नेचर में। इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। कमिंग टू 33rd क्वेश्चन, सल्फ़र सॉल्ट को एवेपोरेट करने पर सल्फ़र बनता है, वाटर के साथ मिक्स करने पर सल्फ़र सॉल्ट नहीं बनता। क्योंकि वाटर के साथ मिक्स करने पर सल्फ़र सॉल्ट नहीं बन रहा है, इस बात से ये जाहिर है कि सल्फ़र सॉल्ट हाइड्रोफोबिक है नेचर में। ठीक है। 34th क्वेश्चन, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? तो पेप्टाइड लिंकेज एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के बीच में होने वाले कंडेंसेशन से बनती है। तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में कंबाइन करते हैं और वाटर का लॉस होता है, और फाइनली C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में लिंकेज इस्टेब्लिश होती है। ठीक है। तो जो लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकेज है वो है CONH लिंकेज। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू 35th क्वेश्चन, गोल्ड का कलर, गोल्ड सॉल का कलर जो है वो डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करने पर डिफरेंट आता है। इसके पीछे एक्चुअली रीजनिंग गोल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स के साइज़ की होती है। जो फाइनेस्ट गोल्ड सॉल होता है वो रेड होता है कलर में, और जैसे जैसे गोल्ड सॉल पार्टिकल्स का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे उनका कलर चेंज होता है। ब्लू होते होते उनका कलर फाइनली गोल्डन हो जाता है फॉर लार्जर साइज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर साइज़ की इंपॉर्टेंस है, ये बात हमें फैक्चुअली पता होनी चाहिए। इसकी रीज़निंग में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 36th क्वेश्चन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर हाफ लाइफ भी डबल हो गई, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? हाफ लाइफ किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पर दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ डबल हो रही है, इसका मतलब हाफ लाइफ A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? 0। आपको वैसे भी पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है A0/2k। तो A0 को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। कमिंग टू 37th क्वेश्चन, PH3 कब बनेगा? तो यहाँ पर आपको ये बात एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए दैट ऑल फॉस्फाइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर यील्ड फॉस्फीन गैस। सारे के सारे फॉस्फाइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करने पर फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में भी फॉस्फीन गैस बनेगी, COH होल ट्वाइस बनेगा। सेकेंड वाले केस में भी फॉस्फीन गैस बनेगी NaOH के प्रोडक्शन के साथ, और थर्ड वाले केस में भी बनेगी। तो सच वुड बी द रिएक्शंस, आंसर होगा D। कमिंग टू 38th क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में अरेंज करना है। N-ब्यूटाइलअमीन, N-ब्यूटाइलअमीन का स्ट्रक्चर ये होगा, N-ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये, और पेंटेन का स्ट्रक्चर ये। सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं यहाँ पर। सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं तो फिर अपन को स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखना पड़ेगा। पेंटेन में सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, जबकि ब्यूटेनामीन और N-ब्यूटाइल अल्कोहल में अपार्ट फ्रॉम डिस्पर्जन फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर बॉन्ड होने के कारण ब्यूटाइल अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज़ कम्पेयर टू N-ब्यूटाइलअमीन जिसमें वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण N-ब्यूटाइलअमीन का बॉइलिंग पॉइंट N-ब्यूटाइल अल्कोहल से कम होगा,
बट पेंटेन से ज़्यादा होगा। तो सबसे आगे 2, उसके पीछे 1 और सबसे पीछे 3, 2 1 3। आंसर होना चाहिए बी। ठीक है। फेरोसीन, फेरोसीन एक सैंडविच कंपाउंड है, जैसा कि आप जानते होंगे। इसमें फेरस आयन 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग्स के बीच में सैंडविच्ड रहता है। इस तरह का एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन होता है जो कि एसेंशियली एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरी रिंग में डिस्पर्स्ड होता है, पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होता है। और ऐसा ही एक नेगेटिवली चार्ज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन इसके नीचे भी होगा, और दोनों के बीच में फेरस आयन सैंडविच्ड है। तो यहाँ पर ईटा 5 जो लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि C5H5 में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 5 कार्बन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है ए। कमिंग टू 40th क्वेश्चन, फिर से एक नेम्ड रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसमें बेंजीन को हम बेंजल्डिहाइड में बदल पाते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको बोलते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो नेम्ड रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। तो 41st क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अगर आप देखें तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p3 होगा। ये बात तो पक्की है। ये जो एलिमेंट दे रखा है इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन गैस के आगे से लिखा गया है। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन गैस के आगे से लिखा जाएगा। आर्गन 4s2, फिर 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 4p में जाएंगे। सेम ग्रुप में सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और 18 के आगे बढ़ते हुए हमने 15 इलेक्ट्रॉन्स और भरे हैं, तो ओवरऑल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 33, जो कि आर्सेनिक को कॉरेस्पॉन्ड करता है। एटॉमिक नंबर वुड बी 33। 42nd क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एटम दे रखा है, FCC लैटिस है, एज लेंथ क्या होगी यूनिट सेल की ये हमें बताना है। तो FCC लैटिस में आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स का कांटेक्ट कहाँ होता है। पार्टिकल्स का कांटेक्ट फेस डायगोनल के अलॉन्ग होता है, फेस डायगोनल के अलॉन्ग। फेस डायगोनल की लेंथ √2a, और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 4 रेडियस आ रही हैं। तो यहाँ से एज लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2√2r। ठीक है ना, √2 अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ले लें, r है 100 पिकोमीटर, तो ये वैल्यू 280 पिकोमीटर आ जाएगी एज लेंथ के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आई थिंक आंसर की में शायद सी दे रखा है जो कि रॉन्ग है। आई वुड लाइक टू क्लेम द आंसर इज़ रॉन्ग एंड द आंसर शुड बी ए। कमिंग टू 43rd क्वेश्चन, कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई करना है। एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बोला जा रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। तो इथेनॉल में एक एक्टिव हाइड्रोजन है। इथाइन में एसिडिक हाइड्रोजन बेसिकली हमको आइडेंटिफाई करने हैं। इथाइन में ये जो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है इनको आप एक्टिव कह सकते हो, ये एसिडिक माने जा सकते हैं। मिथेनॉल में, मिथेनॉल सिंपली CH3OH, इसमें ऑक्सीजन से अटैच्ड एक हाइड्रोजन एक्टिव है। और ग्लिसरॉल CH2 CH CH2OH OH OH, इसमें 3 OH ग्रुप्स हैं, इसमें 3 एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन्स ग्लिसरॉल में है। आंसर शुड बी डी। कमिंग टू 44th क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन में आप देखेंगे कि
ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ किए गए हैं, एन ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस, ये आपको पहचानना आना चाहिए, न्यूमैन प्रोजेक्शंस हैं। एन ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ किए गए हैं, हालांकि जो कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ किए गए हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, नॉन मिरर इमेज कॉन्फॉर्मेशंस हैं। अगर मिरर इमेज होते तो इनको हम कॉन्फॉर्मेशनल एनेंशियोमर्स बोलते, लेकिन अभी अपन इनको कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स बोल लेंगे। ये एन ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स हैं। कमिंग टू 45th क्वेश्चन, कौन से एलिमेंट्स का नियरली सेम एटॉमिक रेडियस है? ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और रूबीडियम में तो डाउनवर्ड जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, नियरली सेम रेडियस तो नहीं कह सकते। लिथियम से बेरिलियम का साइज़ छोटा है, बेरिलियम के मुकाबले मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा है, इनकी भी रेडियस सेम नहीं कह सकते। फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन जाते हैं तो भी साइज़ बढ़ता है। लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकल ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के अलोंग साइज़ ज़्यादा वेरी नहीं करता, ठीक है ना, और इनके साइजेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये बात भी अपन को पता होनी चाहिए आफ्टर हैविंग स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 45th क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। कुल मिलाकर ये टेस्ट पेपर मुझे ईजियर साइड पर लगा, एंड वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स शुड एक्सपेक्ट टू स्कोर इन एक्सेस ऑफ 160. 160 प्लस वुड बी अ गुड स्कोर इन दिस टेस्ट पेपर, ठीक है ना, एंड बिलो 140 should be considered less than satisfactory, not satisfactory. एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी अगर यहाँ पर 140 स्कोर नहीं कर पा रहा है तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। ओवरऑल टेस्ट पेपर ईजियर साइड पर लगा मुझे, उम्मीद है आप लोगों को भी लगा होगा, आपने बेटर कर पाया होगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी और टेस्ट पेपर के डिस्कशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।